नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक तो उद्धव ठाकरे को बाहरी पार्टियों से परेशानी पैदा हो गई है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उद्धव ठाकरे को चुनौती दे रखी है। तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के अंदर भी उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी अजान लाउड स्पीकर का हंगामा खत्म भी नहीं हुआ था कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच फिर से तनातनी शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ शरद पवार को भी अब लगने लगा है कि उद्धव ठाकरे अपनी पुरानी रणनीति पर वापस आ रहे हैं। इसलिए अब उद्धव ठाकरे या फिर सरकार के बारे में सोचने से ज़्यादा जरूरी है कि सिर्फ एनसीपी के बारे में सोचें। अभी जो लाउड स्पीकर का विवाद चला, उसमें भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच एक दीवार खड़ी हुई। इसलिए उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक में जाने से इनकार कर दिया, तो शरद पवार की पार्टी ने भी इसमें सेफ गेम खेला। इन लोगों ने भी जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच चल रही थी तानातानी, उसका फायदा उठाया और एनसीपी अपनी रणनीति बनाती रही। शरद पवार इफ्तार पार्टी में भी जाते रहे, केंद्र सरकार के ऊपर हमला भी करते रहे और भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश में भी रहे। लेकिन इन विवादों के बाद एक और दूसरा बड़ा नया मामला आया है, जिसमें शरद पवार ने डायरेक्ट उद्धव ठाकरे को टारगेट किया है, और ये मामला है कोरेगांव भीमा हिंसा मामला। इस मामले में शरद पवार को बार बार समन भेजा जा रहा था और शरद पवार टरकाते जा रहे थे। उन्होंने 2 बार एफिडेविट उस इंक्वायरी कमीशन के पास भेजा है, जो उनको बयान दर्ज कराने के लिए समन भेज रही थी। और ये दूसरी बार जो शरद पवार ने एफिडेविट डाला है, उसने उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि उसमें कई ऐसे सवाल खड़े किए गए हैं जिससे उद्धव ठाकरे को भी सीधा गुजरना पड़ रहा है। पहला मामला जो है वो है सेडिशन यानी राजद्रोह का मामला, जिस पर शरद पवार ने सवाल उठाए हैं। शरद पवार ने भीमा कोरेगांव मामले में एक तरह से माओवादियों के सिंपैथाइजर की तरह काम किया है और अपने हलफनामे में इंक्वायरी कमीशन को उसने बताया है कि अब ये जो ब्रिटिश कालीन रूल रेगुलेशन है उसको कमजोर करने की, उसको रिप्लेस करने की जरूरत है। और उसमें सबसे पहला जिस कानून का जिक्र किया गया है वो है राजद्रोह का मामला। उन्होंने कहा है कि राजद्रोह का मामला जो भीमा कोरेगांव के कुछ आरोपियों को ऊपर लगाया गया है, यूएपीए एक्ट के तहत जो कार्रवाई की जा रही है वो सही नहीं है। अब इस मामले को उद्धव ठाकरे की तरफ से देखते हैं। अभी एक बड़ा मामला उद्धव ठाकरे के लिए आया और वो था नवनीत राणा ने जब मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया। हनुमान चालीसा पढ़ने का जब उन्होंने ऐलान किया तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में हड़कंप मच गई। शिव सैनिक उनके घर तक पहुंच गए और यही नहीं, इस पूरे मामले का एक विलेन नवनीत राणा और रवि राणा को बना दिया गया। उनके ऊपर दंगा भड़काने, हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया और सेडिशन एक्ट भी लगाया गया, यानी दोनों के ऊपर राजद्रोह का मामला लगाया गया। अब अभी जो भीमा कोरेगांव मामले में शरद पवार ने एफिडेविट डाली है, उसमें उन्होंने इस कानून का ही विरोध किया है कि समान तरीके से इस कानून का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए, या फिर रिकमेंडेशन दी है कि इस कानून को ही रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए। जबकि कुछ दिन पहले उनके सरकार ने ही, जिसके मुखिया उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने एक नेता के ऊपर, यानी एक निर्दलीय सांसद और एक निर्दलीय विधायक के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा सिर्फ इसलिए दर्ज किया क्योंकि इन लोगों ने हनुमान चालीसा उद्धव ठाकरे के घर के सामने पढ़ने का ऐलान किया था। इससे लगा कि पूरे महाराष्ट्र में
लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। जबकि ये जो कानून व्यवस्था की समस्या उनके इस ऐलान के बाद हुआ है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के तरफ से हुआ है। शिव सैनिक मुंबई की सड़कों पर उतरे, उनका विरोध प्रदर्शन किया और नवनीत राणा और रवि राणा के घर के सामने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया, बहुत जोर शोर से उनका विरोध किया। और इस विरोध प्रदर्शन के लिए शिवसेना को दोषी माना जाना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों ने हंगामा किया। यानी राजद्रोह का मामला तो शिवसेना के ऊपर चलना चाहिए था। अब शरद पवार ने एक तरह से उद्धव ठाकरे को टारगेट किया, जो अभी राजद्रोह का मुकदमा नवनीत राणा और रवि राणा पर चला रहे हैं। अब दूसरी बात जो उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाती है वो है शरद पवार के हलफनामे में जो एक और मामला उठाया गया है। शरद पवार ने अपने हलफनामे में कहा है कि कहीं न कहीं कोरेगांव भीमा मामले में हिंदुत्ववादी संगठनों की भूमिका है। हालांकि उनकी भूमिका संदिग्ध है और उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है, ये शरद पवार ने कहा है, क्योंकि ये कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है और वो उंगली ही उठा सकते हैं। इसलिए उन्होंने उस दिशा में जांच करने की बात कोरेगांव भीमा इंक्वायरी कमीशन के सामने रखी है और ये मामला 2018 का है। 2018 में जो महाराष्ट्र में सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की थी। उस समय शरद पवार विपक्षी पार्टी में थे और इसलिए उस समय भी उन्होंने इस मामले में हिंदुत्ववादी संगठन की भूमिका की बात कही थी और प्रेस के सामने भी बार बार उन्होंने कहा था कि इसमें कहीं न कहीं हिंदूवादी संगठन राइट विंग्स जो हैं उन्हीं की भूमिका है। अब इनका सीधा इशारा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की तरफ था, जो अब फिर से सामने आ गया है। 2018 में तो ये विपक्षी पार्टी में थे, लेकिन अभी उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। अब इस मामले में उद्धव ठाकरे की भी परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने पहले भी भीमा कोरेगांव मामले में शरद पवार की बात नहीं सुनी थी। जब शरद पवार इस बात पे अड़े हुए थे कि इस मामले की जांच एसआईटी से करवाई जानी चाहिए, तो उस समय उद्धव ठाकरे ने साफ मना कर दिया था। उद्धव ठाकरे ने इसके लिए रिकमेंड किया कि इसकी जांच एनआईए से ही होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रचने का सबूत मिला है, चिट्ठियां मिली है, इसका माओवादी कनेक्शन भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहे थे। इसलिए उद्धव ठाकरे ने उस समय भी शरद पवार की बात न मानते हुए एनआईए से इसकी जांच करवाने की बात कह दी और रिकमेंड भी कर दिया। उससे भी दोनों के बीच खींचातानी हुई थी और अब जबकि शरद पवार को बार बार समन भेजा जा रहा है, तो इस समय भी यही स्थिति हो गई है और उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच एक बार फिर से तलवार खिंच गई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।